अच्छा जी। अ, इसमें हम कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन, जो बेसिकली आखिरी टॉपिक बनता है इसका मिड का ना, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा सही नहीं है आपकी बुक में करवाया हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बड़े एग्जांपल्स होने चाहिए, बड़ी डिटेल में होना चाहिए। ये डेटाबेस का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जुज़ होता है। ये एक दो एग्जांपल से ये मेरा नहीं ख्याल कि ये समझ आता है। अगर इंटरनेट देखोगे, इंटरनेट भरा पड़ा होएगा एग्जांपल से, भरा पड़ा होएगा। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि तुम एग्जांपल्स कर नहीं सकते। बल्कि शुरू से शुरू करो। 1NF क्या थी? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये था कि ऑल वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक। बस यही था बेसिकली कि हर सेल को हमने डिफाइन किया होता था, और प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। किताब में थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है। आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि ईच रो मस्ट बी यूनिक। तो उसका करना उसका कर लो, बल बात वही है कि प्राइमरी की डिफाइंड होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रॉकेट साइंस है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म उस वक्त होती है कि रिलेशन या टेबल is in 2NF if there is no partial functional dependence। ये हमने पिछली दफा किया था। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की मैंने आपको जुगाड़ ये दी थी कि इफ प्राइमरी की इज सिंगल एट्रीब्यूट, टेबल इज इन 2NF। खत्म। अगर प्राइमरी की एक सिंगल एट्रीब्यूट है, फिर आप लिख सकते हो सीधा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। आप कहोगे टेबल 2NF में। इफ प्राइमरी की इज कॉम्पोजिट, then we need to check for partial functional dependency। ये टोटका था। एक्चुअली पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी कि वो ये थी कि भाई कोई पार्ट ऑफ प्राइमरी की शुड नॉट डिटरमिन नॉन की एट्रीब्यूट, या एक और तरीके से कहो तो फुल प्राइमरी की शुड डिटरमिन ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेशन से नहीं हो सकता कभी भी, ये होता कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, डिपेंड जो डिपेंडेंसीज हैं। अब आखिरी जो है वो 3NF है, तो हमने नहीं की थी। 3NF में ये है कि रिलेशन इज इन 3NF इफ नो नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन्स एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट। सेकंड NF में आपने प्राइमरी की को देखना होता है। थर्ड NF में प्राइमरी की को नहीं देखना होता। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये देखना होता है कि क्या कोई नॉन की एट्रीब्यूट, क्या किसी और नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन नहीं करता। अगर करता है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसका एक और तरीका ये है कहने का कि वी नीड टू रिमूव ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। वो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इसको ट्रांजिटिव कहते हैं, और ट्रांजिटिव कहते हैं इसको है कि जब एक नॉन की डिटरमिन करेगा एक और नॉन की को, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है जिसको हमने खत्म करना है। तो बेसिकली टोटका ये होता है कि 2NF में तुम प्राइमरी की को देखते हो और 3NF में तुम नॉन की को देखते हो। तो मेरे पास ये टेबल है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है, प्रोग्राम नेम है, क्रेडिट्स है। अब मैं इसमें प्राइमरी की के बारे में तो बॉदर भी नहीं कर रहा ना, मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बातें हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मैंने ये देखना है कि क्या कोई वैसे है क्या प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी होएगी ना, क्या ख्याल है? स्टूडेंट आईडी होएगी प्राइमरी की। अब मुझे इसको नहीं देखना इस तक, इसको तो मुझे देखना था सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक। अब मैंने इन एट्रीब्यूट्स को देखना है, सिर्फ नॉन की एट्रीब्यूट्स को, और फैसला ये करना है कि क्या कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की को डिटरमिन करता है या नहीं, ये फैसला करना है।
तो स्टूडेंट नेम किसी को डिटरमिन करता है? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें एक नेम दे दूँ तो तुम मुझे यूनिकली उसका एड्रेस नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? मैं अगर तुम्हें एक नेम देता हूँ अली खान, तो अली खान 1 2 3 अली खान भी हो सकते हैं, सबका एड्रेस सेम नहीं होएगा। इसी तरह प्रोग्राम नेम भी डिटरमिन नहीं करता। अच्छा, इसी तरह प्रोग्राम के क्रेडिट्स भी डिटरमिन नहीं करता ना, कुछ भी ऐसा नहीं होएगा। क्या स्टूडेंट एड्रेस से तुम कोई और चीज़ निकाल सकते हो? नहीं, उससे भी नहीं निकाल सकते। तुम एड्रेस से नेम भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हो सकता है हॉस्टल का एड्रेस लिखा हो जिसमें 10 स्टूडेंट रहते हो। ठीक है, तो ना तो नेम किसी को डिटरमिन कर रहा है, ना एड्रेस किसी को डिटरमिन कर रहा है। प्रोग्राम नेम किसी को डिटरमिन करता है? 100% प्रोग्राम क्रेडिट्स को डिटरमिन करता है। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि BScs की डिग्री है, तो तुम मुझे कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि 132 क्रेडिट आवर है। इस बात का फैसला कोई और चीज़ नहीं कर रही, कोई स्टूडेंट की आईडी या कोई और चीज़ नहीं इस बात का फैसला कर रही। 100% प्रोग्राम नेम से मैं ये बता सकता हूँ कि उस प्रोग्राम में कितने क्रेडिट आवर्स होंगे। तो ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है ना, जो डिटरमिन कर रहा है एक और नॉन की एट्रीब्यूट को। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये गलत है, इसको ठीक करना है। तो प्रोग्राम नेम डिटरमिन करता है प्रोग्राम क्रेडिट्स को। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि एक नॉन की एट्रीब्यूट एक और नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन करता है। ठीक कैसे करना है? टेबल्स तोड़ते थे हमेशा, जिस तरह पिछली दफा किया था। तो पहली टेबल में आ जाएगा स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस और प्रोग्राम नेम, और दूसरे में आ जाएगा प्रोग्राम नेम और क्रेडिट्स। करके दिखाया होगा, ठीक है। तो ये मेरा टेबल था इनिशियली स्टार्ट करते हुए। अब जब मैं इसकी मतलब इस टेबल को देख के मैं कहूंगा कि भाई ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसके अंदर। कौन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? प्रोग्राम नेम डिटरमिन करता है प्रोग्राम क्रेडिट्स को। ठीक कैसे करनी है? तोड़ दो। पहले टेबल में सिर्फ ये पहले 4 कॉलम डालो। यही बकवास है, नहीं मतलब ये इस तरह से अब लिख के दिखा दिया उसने। तो पहली टेबल में सिर्फ 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, और एक नया टेबल बनेगा प्रोग्राम का, जिसमें प्रोग्राम नेम और क्रेडिट्स आ जाएंगे। अब कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? नहीं। इधर कोई ऐसे 2 एट्रीब्यूट नहीं है जो आपस में एक दूसरे को डिटरमिन करते हैं। प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम नेम जो है वो प्राइमरी की बन जाएगा, और अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का तो चांस ही नहीं ना, उसमें सिर्फ नॉन की बचा ही एक है। अगर नॉर्मलाइजेशन की किसी को समझ आए नॉर्मली, तो वो सवाल ये करता है कि भाई ये तो गलत है। हम एक टेबल से शुरू होते हैं, जब एंड होता है तो 3 4 5 टेबल्स बन चुकी होती हैं। ये तो नॉर्मलाइजेशन में तो चीज़ें और मुश्किल हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, इनएफिशिएंट हो रही हैं, लंबी हो रही हैं। ये लोगों को एतराज़ होता है इसके ऊपर। तो पिछली क्लास याद करो, हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में कहा क्या था? हमने ये कहा था कि नॉर्मलाइजेशन टेबल्स को एक स्टैंडर्ड शक्ल के अंदर लाने की का तरीका है। हाँ, उसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड तरीका है। इससे एफिशिएंसी नहीं आती, इससे स्पीड नहीं बढ़ती, इससे तो डेटा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो तुम्हें एनॉमलीज से बचाता है, और जिसके बगैर काम करना नामुमकिन होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बगैर तो डेटाबेस बनती नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देयर आर सम हायर नॉर्मल फॉर्म्स अवेलेबल, जिनमें BCNF है, वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, 4NF कहते हैं, फिर 1 2 और हैं, बट ये बियॉन्ड अस। ये हम कभी आगे जाके किसी कोर्स में पढ़ोगे, इसमें नहीं पढ़ोगे। और वैसे भी गूगल भी इस्तेमाल करोगे तो नॉर्मली थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे जाके आप रुक जाओगे। BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती। आपकी किताब में उसने BCNF को थोड़ा सा समझाया है कि BCNF क्या होती है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। पढ़ लेना, समझ आ जाए, ठीक है, नहीं तो खैर। मतलब इसमें जो बेसिक बात है ना, वो यार मैं ढूंढ के बताता हूँ, वो ये है, ये पढ़ो। मोस्ट रिलेशंस दैट आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म आर आल्सो इन BCNF। वो कहता है कि नॉर्मली यही है कि जो 3NF में है वो BCNF में है, लेकिन कभी ये होएगा कि 3NF BCNF में नहीं होएगा। ये कब होता है? ये सिर्फ इन 3 कंडीशंस पे होता है, वरना नहीं। कैंडिडेट कीज आर कॉम्पोजिट कीज, वही बात जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की थी। देयर इज मोर देन वन कैंडिडेट की, एंड द कीज आर नॉट डिसजॉइंट, यानी उसमें ओवरलैप
आता है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा इसकी तरफ, तुम्हें भी यही कहूँगा कि ना जाओ, डेफिनेशन की हद तक कर लो बस, और तुम्हें इसमें लिखा हुआ भी मिलेगा कि ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये बस इंटरेस्ट के लिए उसने दी हुई है, एक आधा एग्जाम्पल दिया है। और हायर नॉर्मल फॉर्म तो बिल्कुल ही आपके कोर्स में नहीं है ना, ये 4NF DKNF ये बिल्कुल ही आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अब एग्जाम्पल करो, और यहीं से कुछ, बस ये एक ही एग्जाम्पल है आपके पास, और यहीं से कुछ बात बनेगी कि इसकी कुछ पल्ले पड़ी है आपको या नहीं पड़ी। लो जी, ये टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन यही होएगा कि क्या ये, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए टेबल होना ज़रूरी है। टेबल बनाया है इसने? नहीं, शायद बनाया हुआ है, नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये होता है ना कि आपको एटॉमिक वैल्यूज चेक करनी होती हैं, तो उसके लिए मुझे डेटा चाहिए होता है एक्चुअली, कि हाँ हम ये कर सकते हैं कि इसमें से प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप इतना करो कि इसमें से प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर दो, हो जाए तो मुझे बता देना। एम्प्लॉय आई एम्प्लॉय आईडी होगी सर सिंपल। क्या? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी। तो हमने प्राइमरी की आइडेंटिफाई की, एम्प्लॉय आईडी। तो इसमें ये हो रहा था कि ये जो एम्प्लॉई था वो काम कर रहा था, जैसे ये एम्प्लॉई नंबर 1 है, वो काम कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, ठोकर के फ्लाईओवर के ऊपर काम कर रहा है। अब इसी तरह यही एम्प्लॉई किसी और प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है, ठीक है, ये अलाउड है मेरी कंपनी में। इसमें दो जाविये हैं सोचने के। अगर तुम ये सोचते हो कि यार एक एम्प्लॉई सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, तो फिर तो तुम्हारा आंसर शायद ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरा एक एम्प्लॉई एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, ये 1 to many का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब दोबारा बताओ कि क्या होएगा, यानी एम्प का रिलेशनशिप, एम्प हैज़ 1 to many रिलेशनशिप विद प्रोजेक्ट। हाँ जी, अब बताओ। तुम्हारा आंसर गलत है ना, क्योंकि मैं कहूंगा कि एम्प्लॉई आईडी 1 जो है, पहला एम्प्लॉई नंबर 1 जो है वो ठोकर के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है, एम्प्लॉई नंबर 1 जो है वो जॉर्ज टाउन में भी काम कर रहा है, एम्प्लॉई नंबर 1 जो है वो फलाने प्रोजेक्ट पे भी काम, तो 3 प्रोजेक्ट पे इकट्ठा काम कर रहा है। तो अब तुम्हारी प्राइमरी की रिपीट हो गई ना, एम्प्लॉय आईडी 3 दफा तुम्हारा आ गया, तो ये तो प्राइमरी की अब नहीं हो सकता। अब प्राइमरी की क्या होगी? हाँ जी, बताओ। ये मेरे करने का इसको फायदा कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल कतन कोई फायदा नहीं है। ये खुद ही करोगे तो फायदा है इसका, वरना कोई फायदा नहीं। चलो मेरे लिए तो बड़ा ही आसान है। तो एम्प आई डी प्लस प्रोजेक्ट, फिर मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि एम्प्लॉई का 1 to many का रिलेशनशिप है, तो तुम्हें ये समझ आ जाना चाहिए कि एक एम्प्लॉई एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। वहाँ से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एम्प्लॉई आईडी जो है वो तो अब रिपीट होनी है। एम्प्लॉई नंबर 1 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होगा, तो वो तो प्राइमरी की नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ कि एम्प्लॉई नंबर 1 ठोकर पे, अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास है, तो अब ये कॉम्बिनेशन यूनिक होएगा। तो मेरी फर्स्ट एनएफ में मैंने आइडेंटिफाई की कि प्राइमरी की विल बी फलानी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, बस हो गया, फर्स्ट एनएफ हो गया, अगर डेटा है नहीं तो हम और कुछ कर नहीं सकते। 2NF में मैं आपसे पूछूंगा कि आर देयर एनी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये क्वेश्चन होएगा ना 2NF में, पार्शियल डिपेंडेंसीज की क्या कहानी है। तो ये करो जरा, ये कैसे करोगे?
हाँ जी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं नहीं है, क्या कहानी है? इसमें प्रोजेक्ट नेम सही। आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रोजेक्ट नेम। अच्छा, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दो ना, आर देयर एनी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज? या तो मुझे लिखवा दो या मेरे सवाल का जवाब दे दो कि फंक्शन पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं या नहीं है। मतलब प्रोजेक्ट नेम पता नहीं। है इसमें, इसमें है है तो पार्शियल। अब वो आइडेंटिफाई करो ना, जरा लिखवाओ जरा कि कैसे हैं। सबसे वो देखें जो प्रोजेक्ट नेम है उससे हमें प्रोजेक्ट का वो भी पता चल जाएगा, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट भी, एक और सही तरह उसकी सही सैलरी भी। एक सही तरह बोलो, प्रोजेक्ट नेम डिटरमिन्स प्रोजेक्ट क्या? प्रोजेक्ट में जो सैलरी है एक एम्प्लॉय की। सैलरी का ताल्लुक एम्प्लॉय से होता है हमेशा, सैलरी पे ना जाओ, सैलरी का ताल्लुक एम्प्लॉय से होता है। प्रोजेक्ट के नेम से मुझे लाजमी 100% क्या पता चलेगा, प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन है, ये साफ साफ मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। बाकी अभी सोचते हैं कि कैसे करना है। एम्प्लॉय आईडी से मुझे क्या पता चलता है? हेलो एम्प्लॉय ने बशाम। अच्छा जी, एम्प आईडी डिटरमिन करती है क्या? अब जो आसान है वो पहले लिख लेते हैं कि एम्प का नाम, तो ज़ाहिर बात है ना, एम्प आईडी डिटरमिन करेगी एम्प का नाम। आवर्स जो है ना, आवर्स ना लिखो, आवर्स का मतलब ये है कि एम्प आईडी और प्रोजेक्ट नेम मिल के आवर्स बताएंगे, बताएंगे कि फलाने एम्प्लॉई ने फलाने प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम किया। बजट का ताल्लुक किस चीज़ से है? बजट प्रोजेक्ट को आएगा, ये भी इधर आना चाहिए। बजट ये होएगा ना कि फलाने ठोकर के प्रोजेक्ट को हमने 2 करोड़ रुपया दिया, तो प्रोजेक्ट का बजट होना चाहिए। स्टार्ट डेट भी आएगी, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या है, इसका ताल्लुक भी प्रोजेक्ट से है, इसका ताल्लुक एम्प्लॉई से बिल्कुल नहीं है। लेकिन सैलरी का ताल्लुक डेफिनेटली एम्प्लॉई से है, एम्प्लॉई की सैलरी फिक्स होती है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि वो 10 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, 4 पे कर रहा है, एम्प्लॉई की सैलरी 20,000 रुपये में ही है। ठीक है। एम्प्लॉई का मैनेजर कौन है? अब ये थोड़ा खिचड़ी है, ये अपनी मर्जी है थोड़ा सा कि किधर लेके जाते हो। एम्प्लॉई के मैनेजर का फैसला हो सकता है दोनों को मिला के कर दो, या जिस तरह से लिखा हुआ है मैं इधर ही लिखूंगा। एम्प्लॉई का मैनेजर कौन है, एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट कौन सा है, डेफिनेटली ये एम्प्लॉई से ही फैसला होएगा। और रेटिंग की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, अब दोनों चीज़ें मिल के क्या बताती हैं तुम्हें? प्रोजेक्ट आईडी और एम्प आईडी मिल के तुम्हें क्या बताते हैं? डेफिनेटली आवर्स बताते हैं। आवर्स का मतलब है यहाँ पे कि फलाना बंदा फलाने प्रोजेक्ट पे इतने घंटे काम करेगा, और उसकी रेटिंग बताते हैं। रेटिंग का मतलब है कि फलाने बंदे ने फलाने प्रोजेक्ट पे इतना अच्छा काम किया है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। स्टार्टिंग डेट नहीं आएगी सर इसमें? यार प्रोजेक्ट नेम। स्टार्टिंग डेट आ सकती है, लेकिन नहीं, मैंने प्रोजेक्ट के अंदर रखी है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ठोकर का प्रोजेक्ट मुझे बताएगा कि खान साहब उसके मैनेजर हैं, 2 करोड़ रुपए उसका बजट है, और वो 4 जून को स्टार्ट हो रहा है, ये मुझे प्रोजेक्ट बताएगा।
अच्छा, अगर तुम स्टार्ट डेट को इधर लेके आते हो इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि फलाना एम्प्लॉई फलाने प्रोजेक्ट पे इस तारीख को स्टार्ट कर रहा है, तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन हाँ, हो सकता है, लेकिन सेंस ज़्यादा इधर ही बनती है। अच्छा, ये चीज़ें मैं और आप अपनी मर्ज़ी से फैसला नहीं करते। ये अगर आप, मैं तो पढ़वा नहीं रहा आपको, लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे किताब से, तो ये उसने सारा कुछ आपको बताया होएगा। ठीक है, ये उसने बताया होएगा कि हर प्रोजेक्ट का नाम यूनिक है, ईच प्रोजेक्ट हैज़ वन मैनेजर, मैनी एम्प्लॉइज हैव असाइंड, मतलब इस तरह एक पूरी कहानी की शक्ल में आपको एक क्वेश्चन दिया होएगा। ठीक है, जो मैंने आपको नहीं पढ़वाया, मैं आपको इस वक्त जनरल नॉलेज से करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज तो हैं, ये काम खराब हो गया सारा, अब इसको ठीक करो। तो टू फिक्स दीज पार्शियल एफ डीज हम क्या करते हैं, हम पहला रिलेशन बनाते हैं प्रोजेक्ट का। ठीक है, जिसके अंदर हम डालते हैं प्रोजेक्ट नेम, जो हमारी प्राइमरी की होएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, बजट और स्टार्ट डेट। नहीं समझ आई? हम हमेशा यही करते थे ना कि टेबल को फिर तोड़ना पड़ता है, तो इधर हम दूसरी टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय की, उसके अंदर डालेंगे एम्प आई डी, एम्प नेम, सैलरी, एम्प मैनेजर, एम्प डिपार्टमेंट, एम्प डिपार्टमेंट। इसके बाद हम एक तीसरा डालेंगे, उसका नाम आप पता नहीं क्या रखें, असाइनमेंट रख लो, कुछ भी रख लो, या एम्प प्रोजेक्ट रख लो, ये अच्छा होता है। डेटाबेस की ज़बान में ऐसे नाम रखते हैं ज़्यादातर जब दो टेबल्स मिलानी होती हैं। अच्छा, अब इसमें प्रोजेक्ट नेम और एम्प आईडी मिल के आवर्स और रेटिंग डालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मेरी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज ख़त्म हो गई है, क्योंकि इस टेबल में प्राइमरी की ये आ गई, इस टेबल में प्राइमरी की ये आ गई, और इस टेबल में प्राइमरी की ये आ गई। लेकिन अब ज़रा बात को फॉलो करना है। मैंने तुम्हें टोटका दिया था कि अगर प्राइमरी की सिंगल है तो टेबल ठीक है। पहली दो टेबल को तो तुमने सोचना ही नहीं है, इधर सिंगल है इधर भी सिंगल है, ये तो हो गई, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब सोचने वाली सिर्फ तीसरी है, तो वहां पे की का आधा हिस्सा किसी को नहीं डिटरमिन करता, पूरी की पूरी की मिल के बाकियों को डिटरमिन करती है। दिस इज ओके, ये अलाउड है, ये पार्शियल तो नहीं है ना। पार्शियल लफ्ज से ही तुम्हें समझ आ ही चाहिए कि उसका मतलब होता है कि थोड़ा सा कोई हिस्सा उसका। तो अगर पूरी प्राइमरी की किसी और को डिटरमिन करे तो ये चलेगा। तो अब मेरी टेबल्स मैं कहूँगा कॉन्फिडेंटली कि नाउ द रिलेशंस आर इन 2 NF। अब आगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए तुम्हें अपने आप से सवाल करना है कि आर देयर एनी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है जी, टेबल्स कौन सी हैं? टेबल्स ये वाली हैं, ये 3 टेबल्स हैं जहाँ जिनके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। तो क्या इनके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये तुमने अब अपना हिसाब लगाना है। हाँ जी, अगेन 2 मिनट लो, देखो जरा इनमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ये एक एक करके होता है। तो की को तो मैंने देखना नहीं, की को तो अब गोली मारो। तो मैंने देखना है कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर बजट डिटरमिन करता है या स्टार्ट डेट डिटरमिन करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है यार। बजट भी प्रोजेक्ट से आता है, मैनेजर भी प्रोजेक्ट से आता है, और स्टार्ट डेट भी प्रोजेक्ट से आती है। मेरा ख्याल है ये टेबल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प को देखते हैं। एम्प के अंदर नेम है जो आईडी से आता है, सैलरी है वो भी आईडी से आती है, मैनेजर है आ, वो भी एम्प से ही आता है। बस यहाँ पे जो है ना वो रौला है, यहाँ पे थोड़ा सा रौला लगता है। श्योर नहीं है मुझे अभी, लेकिन बात करूंगा तो श्योर होएगा। यहाँ पे मुझे रौला लगता है। और इसी तरह आवर्स और रेटिंग में भी कुछ नहीं, हाँ सिर्फ यही है। तो
other relations are very clear that they do not have transitive functional dependency. We need to only think about एम्प्लॉय रिलेशन। ये बात इंपॉर्टेंट होती है ना, वरना तुम टाइम ज़ाया करते हो, तुम इधर उधर देखते रहते हो, तो तुमने सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में सोचना है एक्चुअली रियलिटी में, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर जो है ना एक मुझे ट्रांसलेट डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि एम्प डिपार्टमेंट डिटरमिन करता है एम्प मैनेजर। अगेन अब ये भी ज़रूरी नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि एक एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट में हो सकता है ना, कि फॉर एग्जांपल खान साहब जो हैं वो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होएगा। अगर तो सिचुएशन ऐसी है जो नॉर्मली होती है कंपनियों में, तो फिर एम्प डिपार्टमेंट डिटरमिन्स एम्प मैनेजर। तो अब इसका इलाज क्या होएगा? सो वी नीड टू ब्रेक एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है जी, और कोई रास्ता नहीं है, अब हमें एम्प्लॉय का रिलेशन तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ें। तो इसके दो हिस्से बन जाएंगे। ये देखो मेरी बात सुनो, वो वैसे ही रहेगा बिल्कुल, प्रोजेक्ट के तो किसी को कोई इतराज़ नहीं है, ये तो ठीक है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। मेरे ख्याल में इसी तरह एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में भी किसी को इतराज़ नहीं है, वो भी ठीक है। इतराज़ हमें सिर्फ हुआ है एम्प्लॉय के रिलेशन के ऊपर, तो उसको हम तोड़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यार इसके ऊपर आप बहस कर सकते हो कि ये है या नहीं है, ये कोई मसला नहीं है मेरा, ये तो जो कहानी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में दी जाती है उसमें से आप ये चीज़ों का फैसला करते हो। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको ये दे दूँ तो आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनानी आनी चाहिए। वो ऐसे बनेगी कि एम्प्लॉय टेबल में क्या आएगा, एम्प आई डी, एम्प नेम, सैलरी, एम्प डिपार्टमेंट। मैनेजर नहीं आएगा इस दफा, क्योंकि मैनेजर की जो वो डिपेंडेंसी बन रही है। और एक तीसरा रिलेशन बना लो, एम्प मैनेजर। इसके अंदर इस दफा आएगा कि एम्प डिपार्टमेंट कौन सा है और उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन सा है। तो प्राइमरी कीज जो बनेगी वो इधर एम्प आई डी बनेगी और इधर एम्प डिपार्टमेंट बनेगी। तो अगेन अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना, कि मतलब यहाँ पे तो कोई नॉन की एट्रीब्यूट, किसी नॉन की एट्रीब्यूट को तो नहीं डिटरमिन कर रहा। तो अब हम कह सकते हैं कि दीज रिलेशंस आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एग्ज़ाम में ये कैसे आता है? एग्ज़ाम में ये ऐसे आता है, अगेन तुमने तो एग्ज़ाम देना नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन फुल एग्जाम्पल पढ़ना नहीं है यार, एग्जाम्पल चाहिए। नहीं भाई, एग्जाम्पल्स तो हैं, लेकिन जिस तरह से मैं चाह रहा था वो नहीं मैं तुम्हें दिखा पा रहा। इसका एग्जाम्पल आता है कहानी की शक्ल में, तुम्हें एक लंबी सी स्टोरी सी लिख के दी होती है। इसे एक दफ़ा अगर देख लेता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं। ये कौन सी नॉर्मलाइजेशन में चला गया? किया तो उधर ही है वैसे, लेकिन ये रिलेशंस की ज़बान में समझा रहा है। ये देखो ना, अब ये मैथ्स की ज़बान में समझा रहा है, ये डेटाबेस की ज़बान में समझा ही नहीं रहा। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये होएगा कि तुम्हें ये टेबल दिया हुआ, उसने बताया है कि द टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो है, ठीक है। अब आगे उसने बताया है कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है।
इफ नेसेसरी यू कैन ऑल्सो पोस्ट द, ये कहानी उसने बताई दी है ना। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट योर सोल्यूशन एंड पोस्ट इट ऑन द डिस्कशन बोर्ड, check the other solutions and comment them if necessary. You have questions, you can also post them in discussion. नहीं, ये different है यार, ये भी different। तो नहीं, बस इस तरह के एग्जांपल्स हैं, वो नहीं दिया हुआ। तो बहरहाल ये आपको एक कहानी की फॉर्म में दिया होता है कि देयर इज अ कंपनी व्हिच हैज मेनी एम्प्लॉइज, ईच एम्प्लॉई कैन वर्क ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स, ईच प्रोजेक्ट कैन हैव अ डिफरेंट स्टार्टिंग डेट एंड अ डिफरेंट मैनेजर। इस तरह से लफ्जों के अंदर, एक कहानी के अंदर आपको वो दिया होता है। वहां से आपने रिलेशंस खुद ब खुद डेवलप करने होते हैं। तो थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा भाई, ये पूरा लेक्चर है 21, जिसपे सिर्फ एक एग्जांपल है, यही वाला। एंड पे इसका आंसर ये होएगा कि उसने ये नहीं, अभी नहीं किया। फर्स्ट, फिर सेकंड, हाँ सेकंड में 3 टेबल्स बन गई ना हमारी, और थर्ड में आके उस 3 को आपने तोड़ लिया 4 के अंदर। एट्रीब्यूट्स वही होने चाहिए, नाम शायद चेंज हो जाए। नाम आप अपनी मर्जी से रखते हो ना, इस टेबल का नाम एम्प्लॉई रखा है, इसका नाम मैनेजर रखा है, जो भी है। लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका, ये जो नॉर्मलाइजेशन है। फिजिकल डीबी डिज़ाइन आखिरी लेयर थी। हमने शुरू में वो लेयर्स पढ़ी थी कि इंटरनल लेयर होती है, लॉजिकल लेयर होती है, वो होती है फिजिकल लेयर होती है। तो इसमें फिजिकल लेयर सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होती थी। क्या होता था फिजिकल लेयर में, याद है? तीन लेयर्स थी ना, एक एक्सटर्नल लेयर थी, एक इंटरनल थी, कॉन्सेप्चुअल थी, और उसके बाद नीचे फिजिकल लेयर होती थी। तो अब तो फिजिकल लेयर का डेटाबेस, है, जहाँ डाटा स्टोर होता है सर, डेटाबेस। मतलब डिस्क का लेवल होता है। जी डिस्क, हाँ जी। तो वो डिस्क डिस्क का लेवल होता है कि तुम्हारे डेटाबेस ना कहोगे कि डेटाबेस तो लॉजिकल भी बन जाती है, वैसे भी बन जाती है। तो वो डिस्क का लेवल होता है कि डेटाबेस फिजिकली डिस्क के ऊपर जाके, स्टोरेज के ऊपर जाके कैसे स्टोर होती है, क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर तुम्हें कुछ चीज़ें बस पढ़नी है, ये लिटरली रीडिंग है, काफ़ी आसान सा काम है। तो इसमें तुम्हें ये करना होता है कि तुम्हें रिलेशंस को पहले नॉर्मलाइज कर लो, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। वॉल्यूम एस्टिमेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी डीबीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पता हुआ है कि जो हार्ड डिस्क उसने लगाई है, क्या वो बहुत है। भाई अगर तुम्हारे पास 10,000 एम्प्लॉई है, उसके लिए तुम शायद 500 जीबी की लगाओगे, लेकिन अगर 2 लाख एम्प्लॉई है तो उसके लिए तुम्हें टेराबाइट की चाहिए होगी। मतलब तुम्हें वॉल्यूम एस्टिमेट ये होता है। डेफिनेशन ऑफ ईच एट्रीब्यूट, हर टेबल में हर एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, स्टोर क्या चीज़ कर रहा है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड, कि हर एट्रीब्यूट किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। अब थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तो रिस्पॉन्स टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है। रिस्पॉन्स टाइम मीन्स कि तुम्हारी एप्लीकेशन कितनी तेज़ होनी चाहिए, तुम्हारी डेटाबेस कितनी तेज़ चाहिए। अच्छा, इससे फ़र्क पड़ेगा कि तुम नॉर्मल हार्ड डिस्क इस्तेमाल करोगे, तुम एसएसडी इस्तेमाल करोगे, तुम अमेजॉन स्टोरेज इस्तेमाल करोगे, क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल करोगे। मतलब डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितना तेज़ रिस्पॉन्स चाहिए। इसी तरह सिक्योरिटी है। बैंक्स वाले अपना डेटा जो है वो क्लाउड पे नहीं रखते हैं सिक्योरिटी के लिए सिर्फ, और कोई वजह नहीं है। वो अपना डेटा सेंटर बनाते हैं, उसके बाहर अपना सिक्योरिटी गार्ड बिठाते हैं कि कुछ सर्वर रूम में ब्रेक ना कर सके। तो डेटा सिक्योरिटी डिफाइन करती है कि तुम्हारे सर्वर किस तरीके से चलेंगे। ये सिंपल रीडिंग है, बस कर लेना, मतलब इट्स नथिंग स्पेशल। कोई खास बात नजर आई तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ थी, ये फील्ड्स वाली, इधर गया ये। तुम्हें हर एट्रीब्यूट, हर फील्ड का ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या आना है, और तुम अगर उसको रिड्यूस कर सकते हो तो तुमने रिड्यूस करना है। जरा इमेजिन करना है, 1 मिनट। एक टेबल है एलएमएस पे, एलएमएस में एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम, नहीं सॉरी, जेंडर का एक कॉलम है जिसमें मेल फीमेल लिखा हुआ है। अब मेल बनता है 4 हरफ से और फीमेल बनता है 6 हरफ से।
ठीक है, टोटल 10 मतलब एक फील्ड के अंदर या तो 4 हरफ आएंगे या 6 हरफ आएंगे। 1.5 लाख स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के लिए तुमने ये 4 हरफ रखे हुए हैं। ठीक है, अगर तुम इसको छोटा कर सकते एम या एफ करके कर देते तो तुम्हारे साथ एफिशिएंसी आ जाती ना, जरा कितना डेटा सेव हो जाता, डिस्क पे कितना डेटा कम हो जाता, एप्लीकेशन तेज चलती, वो सारे इश्यूज समझ आ जाने चाहिए। ये सारा टॉपिक आता है फील्ड्स के अंदर कि तुम्हें सोचना चाहिए कि फील्ड्स कितनी जगह लेंगे, तुम्हें मिनिमम यूजेज करनी है, मिनिमम पॉसिबल करना है। अगर पूरा मेल फीमेल लिखने की जरूरत नहीं है तो एम एफ लिख लो, इसको कोडिंग कहते हैं, डेटा इनकोडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, बहरहाल ये टॉपिक ये है कि तुमने फील्ड्स बनाते हुए ये सोचना है कि मैंने डेटा टाइप क्या रखनी है। अन्यवा बड़ी ना रख दो कि यार चलो कल को ज्यादा डेटा ना आ जाए, क्योंकि जब तुम अन्यवा बड़ी रखोगे तो तुम्हारे हर रो का के अंदर वो फील्ड बड़ा हो जाएगा, विच मीन्स के डिस्क के ऊपर वो सारी स्पेस ज़्यादा लेगा। ये उसने डेटा टाइप्स तुम्हें बताई हैं कि क्या क्या डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। तो अगर तुम्हें सिर्फ एक हरफ चाहिए तो तुम सिर्फ एक हरफ बनाओ, अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बनाओ। जैसे एड्रेस के लिए जो मर्जी कर लो, तुम्हें ज़्यादा ही जगह चाहिए तो उनके लिए फिर ज़्यादा बनेगी। ये डेटा टाइप जिस तरह प्रोग्रामिंग में होती हैं उसी तरह ये वो है जो मैं तुम्हें कह रहा था कि कोडिंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू कंप्रेस डेटा। फॉर एग्जाम्पल वो एम एफ लिख लो, या जैसे यहाँ पे है रीडिंग गार्ड, पता नहीं क्या करता है, हाँ ये करता है, वो कहता है जैसे ये हॉबीज हैं रीडिंग गार्डनिंग, ये हॉबीज हैं, या तो तुम पूरा पूरा लव स्टोर करो या सिंपल उसका कोड स्टोर कर लो, आर फॉर रीडिंग, जी फॉर गार्डनिंग, सो ऑन। अब अगर तुम्हारे पास 2 लाख लोगों का डेटा है तो 2 लाख में तुम सोचो तुमने कितना बचाया है, कितने हरफ तुमने बचाए हैं। अब तुम एक नई टेबल बना सकते हो जहां पे तुम सिर्फ 3 लफ्ज लिख सकते हो कि आर का मतलब रीडिंग है, जी का मतलब गार्डनिंग है और एम का मतलब मूवी है। सिर्फ इन 3 उससे रिकॉर्ड से काम आपका पूरा हो जाता है। चलो मुबारक हो, जान छुट्टी तुम्हारी। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कुछ नहीं है, ये तुमने बस सिर्फ रीडिंग ही करनी है। जो एक्चुअल गेम है सारी वो नॉर्मलाइजेशन है, उसके जितने एग्जांपल्स करो यकीन करो वो काम है। तो वो नेट से प्रैक्टिस करो, बुक से करो, मतलब वो बड़ा क्लियर होना चाहिए।